दोस्तों, जिस दिन से दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की बात शुरू हुई थी, उसी दिन ये साफ हो गया था कि इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोप खुद बहुत ज़्यादा तेल और गैस पैदा नहीं करता, बल्कि बड़ी मात्रा में बाहर से खरीदता है। लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो दिखा रही हैं कि यूरोप की मुश्किलें केवल बढ़ ही नहीं रहीं, बल्कि तेज़ी से गहरी होती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे एनर्जी मार्केट का संतुलन हिला दिया है। पहली घटना भारत से जुड़ी है। भारत की बड़ी कंपनी रिलायंस ने यूरोप भेजे जा रहे 2 बड़े फ्यूल टैंकर अचानक वापस बुला लिए। इन टैंकरों में डीजल और जेट फ्यूल लोड था, जो यूरोप के बाजार में पहुंचने वाला था, लेकिन रास्ते में ही फैसला बदल दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत ने अचानक यूरोप को भेजे जाने वाले डीजल को एशिया के किसी एक देश में क्यों भेज दिया। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि रिलायंस ने इन टैंकरों को यूरोप भेजने की बजाय सिंगापुर की तरफ मोड़ दिया। इसका सीधा सा कारण था कि एशिया के किसी खरीदार ने वही फ्यूल खरीदने के लिए यूरोप से ज्यादा कीमत देने की पेशकश कर दी थी। यानी जहां ज्यादा मुनाफा मिला, वही माल बेच दिया गया। इससे ये साफ हो गया कि इस समय एनर्जी मार्केट में भाव ही सबसे बड़ी ताकत बन गया है। दूसरी बड़ी घटना एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से जुड़ी हुई है। अमेरिका और अफ्रीका के देश नाइजीरिया से निकले कुछ एलएनजी टैंकर मूल रूप से यूरोप जाने वाले थे। इनका रूट फ्रांस और जर्मनी की तरफ तय किया गया था, लेकिन रास्ते में ही इन टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया और एशिया की तरफ मुड़ गए। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जापान की एक कंपनी ने उन्हीं टैंकरों के मालिकों को थोड़ा ज्यादा पैसा देने का ऑफर दे दिया। बस फिर क्या था, टैंकर मालिकों ने तुरंत फैसला बदल दिया। जो गैस यूरोप पहुंचने वाली थी, वही अब जापान की तरफ भेज दी गई। यानी यूरोप को सीधे तौर पर एशिया ने कीमत के मामले में पीछे छोड़ दिया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो दुनिया में इस समय एनर्जी की मांग इतनी ज्यादा है कि जो भी देश थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार है, वही तेल और गैस खरीद पा रहा है। और इस दौड़ में एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे निकलती दिख रही हैं। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टिंग रीजन बनाते हैं। यही वजह है कि एशिया के खरीदार जरूरत पड़ने पर थोड़ा ज्यादा पैसा देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप पहले से ही महंगी ऊर्जा से जूझ रहा है, इसलिए हर बार ज्यादा बोली लगाना उसके लिए आसान नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि कई बार यूरोप के लिए तय किए गए टैंकर बीच रास्ते से ही एशिया की तरफ मुड़ जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी और शायद सबसे बड़ी घटना रूस से जुड़ी है, जिसने पूरे समीकरण को और बदल दिया है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने साफ संकेत दिया है कि रूस अब यूरोप की बजाय एशिया के बाजारों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है। उन्होंने कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां इस बात की संभावना देख रही हैं कि यूरोप जाने वाली गैस को दूसरी मार्केट्स में भेज दिया जाए। यानी भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को गैस सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि अब ऊर्जा की लड़ाई में बाजार और मुनाफा सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। और यही वो स्थिति है जिसने यूरोप की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस गैस और तेल पर उसकी इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वही अब धीरे धीरे एशिया की तरफ मुड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस की चर्चा अब और तेज हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप जाने वाली ऊर्जा सप्लाई अचानक एशिया की तरफ मुड़ने लगी। इसका जवाब इस समय चल रहे वैश्विक ऊर्जा संकट में छिपा हुआ है। जैसे ही पश्चिम एशिया के समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ा, वैसे ही कई महत्वपूर्ण ट्रेड रूट प्रभावित होने लगे। अनुमान है कि लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस व्यापार किसी न किसी रूप में बाधित हुआ है। जब सप्लाई कम होती है और मांग लगातार बनी रहती है, तब कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यूरोप में ठीक यही स्थिति देखने को मिली। मार्च के शुरुआती दिनों में ही यूरोप के गैस बाजार में कीमतों में लगभग 50% तक की तेजी दर्ज की गई थी। उस समय भी तनाव पूरी तरह चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन बाजार पहले ही घबराहट में आ चुका था। यूरोप की एक बड़ी कमजोरी ये भी है कि उसकी ऊर्जा निर्भरता बहुत ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन अपनी गैस का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करती है। कई देशों की इंडस्ट्री और बिजली उत्पादन सीधे गैस सप्लाई पर निर्भर है। जैसे ही सप्लाई में थोड़ी भी अनिश्चितता आती है, पूरे बाजार में असर दिखाई देने लगता है। इसी दौरान 3 बड़े एलएनजी कार्गो सामने आए, जो मूल रूप से यूरोप जाने वाले थे। इनमें से 2 अमेरिका से आए थे और एक नाइजीरिया से निकला था। इनका रास्ता फ्रांस और जर्मनी की तरफ तय था, लेकिन रास्ते में ही एशिया के खरीदारों ने ज्यादा कीमत देने का ऑफर दिया और पूरा खेल बदल गया। जापान की एक कंपनी ने एलएनजी के लिए लगभग $4 प्रति मिलियन बीटीयू ज्यादा देने की पेशकश कर दी। सुनने में ये रकम छोटी लगती है, लेकिन जब इसे पूरे टैंकर के हिसाब से देखा जाए तो मुनाफा लाखों डॉलर तक पहुंच जाता है।
इसी वजह से जो गैस यूरोप जाने वाली थी वो अचानक जापान की तरफ भेज दी गई। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज का मामला भी सामने आया। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में से एक मानी जाती है और यहां से बड़ी मात्रा में डीजल और जेट फ्यूल यूरोप को निर्यात किया जाता है। लेकिन इस बार कंपनी ने यूरोप जाने वाले 2 टैंकरों का रास्ता बदल दिया। पहला टैंकर लगभग 1 लाख मीट्रिक टन डीजल लेकर जा रहा था और दूसरा टैंकर लगभग 75,000 टन जेट फ्यूल लेकर रवाना हुआ था। दोनों टैंकरों को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया और उनकी दिशा दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ कर दी गई। कारण वही था, जहां ज्यादा कीमत मिले वहीं फ्यूल बेचा जाए। इस पूरी घटना से एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया का ऊर्जा बाजार अब पूरी तरह प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहा है। जो देश ज्यादा भुगतान कर सकता है वही ऊर्जा संसाधनों को अपनी तरफ खींच सकता है और इस समय एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस दौड़ में काफी आगे दिखाई दे रही हैं। अब अगर हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो वो रूस से जुड़ा हुआ है। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में से एक है और उसकी गैस सप्लाई लंबे समय तक यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार रही है। लेकिन अब रूस भी अपनी रणनीति बदलता दिखाई दे रहा है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों को भी गंभीरता से देख रही हैं। उनका कहना था कि अगर कहीं और ज्यादा मुनाफा मिलता है तो सप्लाई को वहां मोड़ना संभव है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस अब यूरोप के साथ नए लंबे गैस समझौतों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। इसके बजाय रूस एशिया के बाजारों की तरफ देख रहा है। भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को संभावित खरीदार के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में रूस की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा एशिया की तरफ मुड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसकी पारंपरिक सप्लाई लाइन कमजोर पड़ जाएगी। पूरी तस्वीर को देखें तो ये केवल ऊर्जा संकट की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत के बदलते संतुलन की कहानी भी है। एक समय था जब यूरोप और पश्चिमी देश बाजार में सबसे मजबूत खरीदार माने जाते थे, लेकिन अब एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टिंग रीजन बनाते हैं। यही वजह है कि एशिया के खरीदार जरूरत पड़ने पर थोड़ा ज्यादा पैसा देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप पहले से ही महंगी ऊर्जा से जूझ रहा है, इसलिए हर बार ज्यादा बोली लगाना उसके लिए आसान नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि कई बार यूरोप के लिए तय किए गए टैंकर बीच रास्ते से ही एशिया की तरफ मुड़ जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी और शायद सबसे बड़ी घटना रूस से जुड़ी है, जिसने पूरे समीकरण को और बदल दिया है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों को भी गंभीरता से देख रही हैं। उनका कहना था कि अगर कहीं और ज्यादा मुनाफा मिलता है तो सप्लाई को वहां मोड़ना संभव है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस अब यूरोप के साथ नए लंबे गैस समझौतों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। इसके बजाय रूस एशिया के बाजारों की तरफ देख रहा है। भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को संभावित खरीदार के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में रूस की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा एशिया की तरफ मुड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसकी पारंपरिक सप्लाई लाइन कमजोर पड़ जाएगी। पूरी तस्वीर को देखें तो ये केवल ऊर्जा संकट की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत के बदलते संतुलन की कहानी भी है। एक समय था जब यूरोप और पश्चिमी देश बाजार में सबसे मजबूत खरीदार माने जाते थे, लेकिन अब एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टिंग रीजन बनाते हैं। यही वजह है कि एशिया के खरीदार जरूरत पड़ने पर थोड़ा ज्यादा पैसा देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप पहले से ही महंगी ऊर्जा से जूझ रहा है, इसलिए हर बार ज्यादा बोली लगाना उसके लिए आसान नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि कई बार यूरोप के लिए तय किए गए टैंकर बीच रास्ते से ही एशिया की तरफ मुड़ जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी और शायद सबसे बड़ी घटना रूस से जुड़ी है, जिसने पूरे समीकरण को और बदल दिया है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों को भी गंभीरता से देख रही हैं। उनका कहना था कि अगर कहीं और ज्यादा मुनाफा मिलता है तो सप्लाई को वहां मोड़ना संभव है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रूस अब यूरोप के साथ नए लंबे गैस समझौतों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। इसके बजाय रूस एशिया के बाजारों की तरफ देख रहा है। भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों को संभावित खरीदार के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में रूस की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा एशिया की तरफ मुड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसकी पारंपरिक सप्लाई लाइन कमजोर पड़ जाएगी।
पूरी तस्वीर को देखें तो ये केवल ऊर्जा संकट की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत के बदलते संतुलन की कहानी भी है। एक समय था जब यूरोप और पश्चिमी देश बाजार में सबसे मजबूत खरीदार माने जाते थे, लेकिन अब एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टिंग रीजन बनाते हैं। यही वजह है कि एशिया के खरीदार जरूरत पड़ने पर थोड़ा ज्यादा पैसा देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप पहले से ही महंगी ऊर्जा से जूझ रहा है, इसलिए हर बार ज्यादा बोली लगाना उसके लिए आसान नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि कई बार यूरोप के लिए तय किए गए टैंकर बीच रास्ते से ही एशिया की तरफ मुड़ जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी और शायद सबसे बड़ी घटना रूस से जुड़ी है, जिसने पूरे समीकरण को और बदल दिया है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की ऊर्जा कंपनियां यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों को भी